हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम हमारा आगे का चैप्टर जिसका नाम है स्टाफिंग उसका रिवीजन करेंगे। इस वन शॉट रिवीजन में हम एक एक पॉइंट देखेंगे और लास्ट में जरूर मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन कौन से 2 से 3 टॉपिक रेडी कर लें जो हमारे चैप्टर स्टाफिंग में काफी चांसेस हैं जिसके आने के। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। तो प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम at the right job at the right place is known as staffing। सही इंसान को सही जगह सही समय पर सही प्लेस पर प्लेस करना उसको बोलते हैं स्टाफिंग। प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट जॉब एट द राइट प्लेस इज नोन एज स्टाफिंग। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। इसका मीनिंग पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बुक में दे रखा है वो है हमारा नेचर ऑफ स्टाफिंग, या फिर हम बोल सकते हैं फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। तो कौन कौन से फीचर्स हैं स्टाफिंग के? तो पहला फीचर तो इसकी डेफिनेशन में ही है, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। दूसरा है इसका ऑल परवेसिव गोल ओरिएंटेड। देन वी कैन से बेटर कोऑर्डिनेशन। तो दीज आर द नेचर ऑफ स्टाफिंग। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ स्टाफिंग करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो फीचर्स ऑफ स्टाफिंग जब हमने करे तो आपने गौर किया हमने 2 से 3 फीचर्स फर्स्ट चैप्टर के ही उठाए थे। वो कौन कौन से थे? पहला था ऑल परवेसिव, दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। दूसरा हमने उठाया था इस टॉपिक में वो था हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस। स्टाफिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, अगर कुछ स्टाफिंग कर ली जाए तो फिर नेक्स्ट स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। 2 पॉइंट्स। और एक तीसरा हमने डेफिनेशन से उठाया था प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे फीचर को घटाता है। गोल ओरिएंटेड भी हम कह सकते हैं। स्टाफिंग के पीछे हमारे कुछ गोल्स होते हैं कि हम उतनी मैन पावर कलेक्ट करें जितने की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है। तो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो इंपॉर्टेंस में भी यही करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंस कॉमन उठाएंगे चैप्टर नंबर 1 से, और उसमें से है पहली इंपॉर्टेंस है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, और चौथा मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। अगर आप सही इंसान को सही जगह पर प्लेस करोगे तो एक अच्छा मोटिवेशन होगा, एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करेगा, कार्डियल रिलेशन होगा आपस में, स्पेशलाइजेशन होगा, अपने स्पेशलाइज प्लेस पर सब काम कर रहे होंगे, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होगा बच्चों, और साथ में डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी या फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल भी हम बोल सकते हैं एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो इम्पोर्टेंस को खत्म करने के बाद हमारा एक 3 नंबर में अक्सर क्वेश्चन इस तरह से दिख जाता है, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब स्टाफिंग एक पार्ट है एचआरएम का, इसे हमें प्रूव करना होता है। तो पूरी बात अच्छे से समझा के आइएगा कि हाँ staffing is a part of HRM because HRM contain in the all over process of HRM staffing is one of them. So the narrow scope is of staffing and the wider scope of human resource management। लास्ट में ये भी बताना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है स्मॉल है तो उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको ही हम स्टाफिंग कहते हैं। जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है ना उतना हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट सेपरेट बनता है जैसे अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, बिकॉज फिर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही होती है। तो 3 नंबर के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आना स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम, और इसको वैलिड रीजंस के साथ प्रूव करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसको हम बोलेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस होता है स्टाफिंग का एस्टिमेटिंग द मैन पावर। हमें कितने मैन पावर की जरूरत है इसको हम वर्क लोड या वर्क फोर्स एनालिसिस से करते हैं। बच्चों वर्क फोर्स जो एनालिसिस होता है उसमें देखते हैं कहीं कोई एम्प्लॉय ओवरलोडेड तो नहीं है या किसी को काम ही नहीं दिया गया, और वर्क लोड में हम देखते हैं कि हमें कितने मैन पावर चाहिए और किस टाइप के मैन पावर चाहिए। अब मैन पावर एस्टिमेट हो गया, उसके बाद हम करते हैं रिक्रूटमेंट में कॉल करते हैं, बुलाते हैं, इंड्यूस करते हैं, कहते हैं कि भाई आओ और वैकेंट जॉब को अप्लाई करो। उसके बाद सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन हो जाने के बाद प्लेसमेंट देते हैं और फिर उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब ओरिएंटेशन करते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में भेजते हैं, और ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है जो कि मैनेजर फिल करता है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस डन बाय द एम्प्लॉय।
उसके बाद उसको करियर ऑप्शंस मिलते हैं या फिर प्रमोशंस मिलते हैं और फिर लास्ट में कंपेंसेशन मिलता है अकॉर्डिंग टू द प्रमोशंस। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। इनको अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और कहीं ना कहीं हमारे लिए केस बेस्ड या डायरेक्ट क्वेश्चन नजर आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्पेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग के हमारे बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है सिलेक्शन और तीसरा होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? इंड्यूसिंग या इन्फ्लुएंसिंग, इंड्यूसिंग ही बोलो आप, इंट्रोड्यूसिंग द पर्सन टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज पर द क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन। दिस इज नोन एज रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज किसी को भी निग्लेक्ट नहीं किया जाता, यहाँ पर सभी को ही इंड्यूस किया जाता है टू अप्लाई फॉर द जॉब। और रिक्रूटमेंट के बाद भाई रिक्रूटमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। कोई आपसे पूछे कि भाई रिक्रूटमेंट जो है हमारा जो मेथड से हम करते हैं, जैसे हमने ट्रांसफर कर दिया, प्रमोशन कर दिया, तो क्या इसके टाइप्स भी हैं? तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, वो मेथड्स है बच्चों और ये टाइप्स है। तो टाइप्स 2 है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट कर रहे हैं इंटरनल, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक बुला रहे हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट की अगर हम मेरिट्स की बात करें, फायदे की बात करें, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, हमारा एम्प्लॉय बहुत मोटिवेट होता है। मोटिवेट के साथ साथ एक और चीज है, ये बहुत इकोनॉमिकल है क्योंकि सस्ता पड़ जाता है, कोई महंगा नहीं है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है, टाइम भी इसमें सेव होता है और इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन हमें नहीं करना पड़ता। तो ये सब फायदे हैं हमारे किसके? इंटरनल रिक्रूटमेंट। इसके अगर नुकसान की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी वाइडर चॉइस नहीं होती है, नो वाइडर चॉइस, नो फ्रेश टैलेंट। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की अगर मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो इसका ऑपोजिट कर दो। इसका फायदा क्या है कि अगर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे तो वाइडर चॉइस होगी और वाइडर चॉइस के साथ साथ हमारे पास फ्रेश टैलेंट होंगे, तो ये इसके फायदे हैं। और स्पेशलाइजेशन के साथ हम नए नए एम्प्लॉयज को बुलाएंगे और कहीं ना कहीं नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो नया ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ही अच्छा होता है क्योंकि वो पहली बार ओपन हुआ है, पुराने कोई भी एम्प्लॉय वहां पर नहीं है। और इसके डीमेरिट्स हैं कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को डीमोटिवेशन भी मिलता है। तो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट। 2 साल से लगातार मेरिट और डीमेरिट और रिक्रूटमेंट हमारे लिए आ रहा है, तो आप इसको इग्नोर मत करना, अच्छे से रेडी करना। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन। सिलेक्शन का जो हमारा प्रोसेस है, आपको पता है ये हमारा नेगेटिव प्रोसेस है। रीजन सिर्फ इतना है कि इसमें जो अप्रोवेट कैंडिडेट्स हैं, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, केवल उनको ही सिलेक्ट किया जाता है, बाकी सबको निगलेक्ट। तो इसे नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। और एक मिनट, इससे पहले एक पॉइंट और रह गया, मैं पहले उसे क्लियर कर दूं, नहीं तो वो रह जाएगा। वो था हमारा डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है बेटा, तो एक मिनट इस पॉइंट को छोड़ के पहले उसे कवर करते हैं। जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अगर फैक्ट्री के गेट के बाहर ही कोई पेपर चिपका दिया गया तो उसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलेंगे या फैक्ट्री गेट। एप्लीकेशंस ऑलरेडी है ऑर्गेनाइजेशन में और उससे बुलाए जाए एम्प्लॉयज को, तो इसे बोलते हैं हम कैजुअल कॉलर। अगर कैंपस में कोई प्रोफेशनल कॉलेज में कोई कंपनी आती है और रिक्रूट करती है तो उसे कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। टेलीविजन में है तो एडवर्टाइजमेंट और मीडिया, टेलीविजन और न्यूज़पेपर में ऐड निकाला है तो एडवर्टाइजमेंट ऑन मीडिया। अगर naukri.com, monster.com इस तरह से रिक्रूटमेंट हुआ है तो इसे बोलेंगे वेब पब्लिशिंग। अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर की बात करें तो ठेकेदार इसका हमारा पॉइंट रहता है, जहां पर हम लोग ठेकेदार ने अगर बुलाया और बहुत सारे एम्प्लॉयज को काम दिया और बहुत सारा ठेके पे उन्होंने, कोई बिल्डिंग बन रही है तो उन्होंने बुलाया और उनको काम मिला। ज्यादातर अनएम्प्लॉयड, अनस्किल्ड जो लेबर है उनको काम मिलता है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर। नेशन वाइड जॉब के लिए सीकर्स हैं जो, और जॉब प्रोवाइडर्स हैं वो प्लेसमेंट एजेंसीज। और अब विद इन द नेशन जो एक लिंक बिटवीन होता है टू द जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स, कंपनी जिनको जॉब चाहिए तो उसको हम बोलते हैं हमारा एम्प्लॉयमेंट। और अगर कोई किसी के थ्रू अगर हमें जॉब मिल रही है, रिकमेंड कर रहा है हमारा ही कोई एम्प्लॉय, जो हमारा कोई जानने वाला जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है,
तो उसे बोलेंगे एम्प्लॉय रिकमेंडेशन। और एम्प्लॉय एक्सचेंज कौन सा था अभी पिछला पॉइंट, जहां पर कोई जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स के बीच में जो लिंक बिटवीन था। तो इस तरह से कोई कोई टैग पॉइंट देंगे और हम उसे पहचान जाएंगे यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो ये पॉइंट हमारा मिस हो गया था। अब लौट के आ जाते हैं सिलेक्शन पे। तो सिलेक्शन को मैं नेगेटिव प्रोसेस बता रही थी क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किए जाते हैं इन एलिजिबल कैंडिडेट्स, और इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिलेक्शन। इसके प्रोसेस की बात करें अगर सिलेक्शन के प्रोसेस की, तो सिलेक्शन के प्रोसेस पहला होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें क्या होगा, जितने भी इन एलिजिबल एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें हटा देते हैं, उसे निग्लेक्ट कर देते हैं, और जो सही एप्लीकेशन से केवल उन्हें ही अंडरटेक करते हैं। और उसके बाद हमने टेस्ट करने होते हैं बहुत सारे, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, कितना नई पोटेंशियल नई चीजों को सीखने की पोटेंशियल है, एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू लेवल कैसा है, इंटेलिजेंस टेस्ट, और दोनों को मिलाओ तो पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, ट्रेड टेस्ट, तो विद इन द जो काम वो कर रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके से वो कर पा रहा है या नहीं। तो ये वेरियस टेस्ट है, 1 मार्क्स में नजर आ जाते हैं, तो टेस्ट को भी अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद हम ये चेक करेंगे कि उसकी बैकग्राउंड कैसा है बाय द रेफरेंसेस। उसके बाद डिसीजन ले लेंगे ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन लेने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जॉब ऑफर होगी बच्चों, और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जहां पर सारे इफ एंड बट्स सब डिसाइड किए जाएंगे कि काम कैसे करना है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। तो डूज एंड डोंट्स वहां पर क्लियर होंगे और एम्प्लॉय के। तो ये हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस भी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एक बहुत छोटा प्रोसेस है जो केवल वर्क ओरिएंटेड है, लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट ओरिएंटेड है वो है डेवलपमेंट। क्योंकि बेटा एक बार ट्रेनिंग हो गई तो डेवलपमेंट ओवरऑल हो जाता है, ठीक है। नैरो प्रोसेस या हम बोलेंगे शॉर्ट प्रोसेस है हमारा ट्रेनिंग का, और वाइडर प्रोसेस है हमारा डेवलपमेंट का। बल्कि मैं तो कहूंगी जब आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का अंतर तैयार करें तो प्लीज बेसिस के अकॉर्डिंग तैयार करें। जैसे नेचर तैयार कर लेंगे तो वर्क जॉब ओरिएंटेड हमारा ट्रेनिंग है, और हमारा करियर ओरिएंटेड हमारी डेवलपमेंट है। और ट्रेनिंग फोकस ऑन टेक्निकल स्किल्स, डेवलपमेंट फोकस ऑन ह्यूमन आइडियाज, ये फोकस पॉइंट पे हो गया। तो आप लोग एग्जाम के लिए तैयार करेंगे नेचर से, स्कोप से, पर्पस से, और ये तीन और मीनिंग, ये 4 बेसिस से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का अंतर तैयार करिए। इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है 4 मार्क्स में। ट्रेनिंग का बेनिफिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कईयों बार एग्जाम में आ चुका। तो रिड्यूस द इन द लेबर टर्नओवर, अगर आप अच्छी ट्रेनिंग करें तो आपका टर्नओवर मतलब मेहनत कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंटली आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे, न्यू एक्सपीरियंसेस होंगे, और कहीं ना कहीं काम को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप बहुत एफिशिएंटली काम को कर पाएंगे, ऑप्टिममली यूटिलाइज कर पाएंगे रिसोर्सेज को। तो यहाँ पर ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस हो गया। लास्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो 2 मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के, एक तो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इन द ऑन द जॉब ट्रेनिंग वर्किंग आवर्स में ही आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उसे ऑन द जॉब कहते हैं। पहचान करने को आ सकता है केस बेस्ड। और ऑफ द जॉब में जब मतलब वीकेंड्स हैं और ऑफ टाइमिंग में जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो उसे ऑफ द जॉब कहते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कई पार्ट्स की है, जैसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसमें एक मास्टर ट्रेनर होता है। जो मास्टर ट्रेनर आपको बोलेगा कि भाई काम करो, और काम होने के बाद वो आपको कहेगा कि अब आप काम करके दिखाओ, तो उसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोलेंगे। इंडक्शन में नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक होता है इंटर्नशिप, जहाँ पर कॉलेज में ही जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होते हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस में, वो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं और अप्रिसिएशन मिलता है, उसे बोलते हैं हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इसके अलावा में भी बहुत सारी ट्रेनिंग है ऑन द जॉब में, जैसे जॉब रोटेशन है, कोचिंग है, और बस ये आप लोग को ऑन द जॉब में तैयार करनी है। जॉब रोटेशन मत भूलिएगा, ये ऑन द जॉब में ही आती है। अब बढ़ते हैं हम लोग ऑफ द जॉब में। सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जहाँ पर हाई टेक मशीन्स हैं, बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स में होने की वजह से जब डमी मशीन्स पे काम कराते हैं तो उसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं। और इसके अलावा में जैसे क्लासरूम लेक्चर्स हो गए, जैसे कॉन्फ्रेंसेस हो गई, सेमिनार्स हो गए, दीज ऑल कमिंग इन द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। इसमें एक एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। मैंने कहा था लास्ट में 3 पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको जरूर तैयार करने हैं। इसमें आप ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस तैयार करिए, इस बार इंपॉर्टेंस आने के चांसेस हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अंतर तैयार करिए, और यहीं पर ही ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को तैयार करिए। उधर आप सिलेक्शन का प्रोसेस केस स्टडी में तैयार करिए। केस स्टडी में पूछेंगे यहाँ पर कौन से स्टेप की बात होगी, बाकी सब बता दो।
और रिक्रूटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिक्रूटमेंट से भी काफी क्वेश्चन आने के चांसेस है। इन तीनों को बहुत अच्छे से करो और क्या करो, चैनल को अगर सब्सक्राइब करे बिना देख रहे हो ना, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो सब्सक्राइब करें। वीडियो को बहुत सारा शेयर करो, चैनल को लाइक करो। बाय बाय।